हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आपका जो 14 नंबर चैप्टर है वो चल रहा था, तो 14 चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। मानव के प्रमुख एवं सामान्य रोग। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमने जीवाणु जनित विषाणु जनित रोगों को पढ़ लिया था। प्रोटोजोआ जनित रोग है वो पिछली क्लास में हमारे चल रहा था, तो उसके अंदर हमें स्टार्ट करना है अब मलेरिया। जो आपके 12th क्लास का चैप्टर है ये। देखिए, मलेरिया रोग का संचरण होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा। प्लाज्मोडियम की मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा इसका संचरण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो नोट कीजिए। सबसे पहले मलेरिया रोग का संचरण प्लाज्मोडियम जाति की मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होता है। ठीक है, देखिए जो ये मादा प्लाज्मोडियम जाति है वो हमारे शरीर के अंदर किस प्रकार संक्रमण करते हैं। इसको अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए दो पर्पस ही चाहिए, एक तो मनुष्य और एक मच्छर। तो दोनों जीवों के अंदर इसका संचरण है वो किस प्रकार होता है, तो उसको हम अभी देखते हैं पूरा जीवन चक्र। इसको नोट कर लीजिए पॉइंट को। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र है वो किस प्रकार चलता है। सबसे पहले देखिए, जब कोई मच्छर है वो मानव को काटता है तो मानव के शरीर में क्या प्रवेश करेंगे। मानव के शरीर में स्पोरोजोइट के रूप में एक अवस्था आती है इनकी प्लाज्मोडियम की। स्पोरोजोइट के रूप में कौन प्रवेश करता है, प्लाज्मोडियम प्रवेश करता है। देखिए सबसे पहले यदि किसी मच्छर ने मानव को काटा तो इस मच्छर के अंदर क्या है, ये प्लाज्मोडियम है। इसकी कौन सी अवस्था चल रही है, स्पोरोजोइट अवस्था चल रही है। तो इस अवस्था के रूप में प्लाज्मोडियम मानव शरीर में प्रवेश कर गया और यहां पर प्रवेश करके यहां पर कहा जाएगा, ये मानव की आरबीसी तथा यकृत कोशिका में ये क्या करेगा, जैसे ही हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो हमारी लाल रक्त कणिका और यकृत कोशिका में जाकर अपनी संख्या को बढ़ाएगा, यानी गुणन करेगा। यकृत कोशिका में गुणन करेगा। ठीक है, तो हमारे शरीर में ये प्रवेश करेगा और क्या करेगा, ये गुणन करेगा। और गुणन करने से जो संरचना बनेगी उसको क्या बोला जाता है, गुणन करने से इनके जो युग्मक बनेंगे, गैमिट्स बनेंगे, उनको बोलेंगे गेमिटोसाइट अवस्था बनाएगा। गेमिटोसाइट अवस्था बनाएगा। अब गेमेटोसाइट अवस्था जैसे ही बन गई तो कोई दूसरा मच्छर जैसे ही हमारे शरीर में
काटेगा तो ये क्या करेगा, दूसरे मच्छर में चला जाएगा, दूसरे मच्छर में, और दूसरे मच्छर में जाकर कौन सा जनन करेगा, अलैंगिक जनन करेगा। दूसरे मच्छर में जाकर लैंगिक जनन करेगा। दूसरे मच्छर में जाकर ये क्या करेगा, युग्मक जन बनाएगा, युग्मक जन बनाएगा या युग्मकोद्भिद बनाएगा, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, युग्मनज बनाएगा, ऐसा भी बोल सकते हैं, युग्मनज बना। और ये युग्मनज किस में परिवर्तित हो जाएगा, स्पोरोजोइट, जो शुरुआती अवस्था में प्रवेश की थी, स्पोरोजोइट अवस्था बनी मच्छर की लार में। और ये मच्छर जब किसी मानव को काटेगा तो वापस ये चक्र है वो चलता रहेगा। तो जो प्लाज्मोडियम है का जीवन चक्र है वो दो अवस्थाओं में, दो जीवों में पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ। देखिए सबसे पहले इसने किस में चक्र पूरा किया, मानव के शरीर में ये स्पोरोजोइट के रूप में प्लाज्मोडियम ने प्रवेश किया, और फिर उसने मानव के शरीर में आरबीसी और यकृत कोशिका में क्या किया, गुणन किया, और गुणन करके मानव के शरीर में इसने कौन सी अवस्था बनाई, गेमेटोसाइट अवस्था। फिर ये अवस्था वापस किस में प्रवेश करेगी, मच्छर में प्रवेश करेगी, दूसरे परजीवी के अंदर, दूसरे परपोषी में प्रवेश करेगी, और मच्छर में क्या बनाएगी, गैमीट से, युग्मक से युग्मनज बनेगा, और इस युग्मनज से वापस कौन सी बनेगी, स्पोरोजोइट अवस्था। ये स्पोरोजोइट अवस्था कहां पर रहती है, मच्छर की लार में रहती है, और ये मच्छर जब किसी मानव को काटता है तो उसको संक्रमित कर देता है मलेरिया से। तो इस प्रकार प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र है वो चलता रहता है, नोट कर लीजिए। देखिए इसके साथ ये पॉइंट भी ध्यान रख लेना कि जब ये स्पोरोजोइट अवस्था मानव की आरबीसी और यकृत में गुणन कर रही होती है तो उस समय मानव के शरीर पर क्या लक्षण प्रकट होते हैं, मानव शरीर पर उन व्यक्ति को ठिठुरन, कंपकंपी होने लगती है और बुखार आता है, यानी व्यक्ति को कंपकंपी के साथ बुखार आना। तो आपको पूछा जा सकता है कि मलेरिया रोग में जो कंपकंपी लगकर बुखार आता है उस समय कौन सी अवस्था चल रही होती है, उस समय मानव शरीर के अंदर गेमिटो गुणन प्रावस्था है वो चल रही होती है। युग्मक जो यकृत कोशिका और आपके आरबीसी है इनके अंदर जो स्पोरोजोइट है वो गुणन कर रहा होता है। इस समय व्यक्ति को क्या होता है, कंपकंपी होती है और बुखार आता है। नोट कर लीजिए पॉइंट को।
तो ये मलेरिया वाला रोग है, और मलेरिया रोग के उपचार में क्या होता है, शरीर में कुनेन औषधि का उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट देखिए, मलेरिया रोग के उपचार हेतु कुनेन औषधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो नोट कीजिए पॉइंट। इसके बाद जो अगला रोग होता है वो है कालाजार रोग। इसका जो रोग कारक है वो है लेशमानिया डोनोवनी नाम का प्रोटोजोआ होता है इसका रोग कारक लेशमानिया डोनोवनी। और इसी रोग कारक के नाम के आधार पर कालाजार को लेशमानिया रोग भी बोला जाता है। इस रोग में क्या होता है, ये लसिका, शरीर की लसिका को, प्लीहा को प्रभावित करता है, और प्लीहा को प्रभावित करने से क्या होता है, शरीर में फोड़े फुंसी है वो आंतरिक सतह पर निकलने लगते हैं। तो देखिए, यह रोग कारक शरीर की अंतः स्तर को प्रभावित करता है। इस रोग कारक के कारण प्लीहा, जो स्प्लीन होता है या उसे तिल्ली भी बोला जाता है, उसका आकार है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। प्लीहा का आकार बढ़ जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए कालाजार रोग या लेशमानिया रोग को। अब अगला जो रोग पढ़ते हैं हम, वो आते हैं आपके हेलमिंथी जनित रोग। हेलमिंथीज, जिस प्रकार जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्म जीव होते हैं प्रोटोजोआ, उसी प्रकार हेलमिंथीज भी एक प्रकार का सूक्ष्म रोग है जिसके कारण कई रोग होते हैं। एक देखिए, सबसे पहला है एस्केरियासिस। एस्केरियासिस ये जो रोग है ये एक गोल कृमि कीड़े जैसा सूक्ष्म जीव होता है जिसे एस्केरिस बोला जाता है, उसके कारण होता है। अगर वो रोग कारक हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है
तो ये रक्त वाहिनियों में जाकर आंतरिक अंगों को गंभीर बीमारी भी कर सकता है, उनमें सूजन आ जाती है, शरीर की प्रणाली है वो गड़बड़ हो जाती है। तो इस रोग को क्या बोला जाता है? एस्केरियासिस। और इस रोग के जो अंडाणु होते हैं, जो अवस्था होती है, वो मल के साथ शरीर से बाहर निकलते हैं, और बाहर के बाद हम यदि पानी पौधों के संपर्क में रहता है तो उनको भी दूषित कर देते हैं। और फिर यदि स्वस्थ व्यक्ति उस पानी का उपयोग करता है तो उसके अंदर भी ये रोग हो जाता है। तो देखिए, यह रोग एस्केरिस नामक गोल कृमि के कारण होता है। ये कृमि शरीर में प्रवेश करके आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचाते हैं। कभी कभी ये कृमि शरीर से मल के साथ बाहर निकलते हैं तथा बाहरी वातावरण में जल तथा पेड़ पौधों को संक्रमित कर देते हैं, दूषित कर देते हैं, दूषित कर देते हैं, जिसके कारण स्वस्थ व्यक्ति में भी यह रोग पहुंच जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए पॉइंट्स को। इसके बाद जो अगला हेल्मिंथिस रोग है वो है गिनी कृमि रोग या नारू रोग।
इसका रोग कारक है जो हेलमिंथीज है उसका नाम है ड्रैकनकुलस। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो नारू रोग है इसका आज के टाइम में पूर्ण रूप से उन्मूलन हो गया है। इसमें ये जो रोग कारक होता है ये क्या करता है, आंतरिक रूप में रहता है, और जब ये शरीर के बाहरी भागों से बाहर निकलता है, जैसे त्वचा से पैरों में ज्यादा होता है, तो ये जहां पर निकलता है वहां पर एक फोड़े जैसी संरचना बनती है, वो फूटता है और फिर इसका भाग है वो बाहर निकलता है। तो क्या होता है कि कभी कभी लोग इसको लपेट के धीरे धीरे धागे को खींच के बाहर निकालते हैं। तो अगर ये पूरा निकल जाता है तो वो फोड़ा कुछ दिनों में ठीक हो जाता है वापस सूख कर, लेकिन यदि ये टूट कर अंदर रह गया तो ये अंदर वापस जनन करता है और रोग को और ज्यादा फैला देता है। तो देखिए इस रोग में कृमि शरीर से बाहर निकलते समय त्वचा पर फोड़ा बनाता है। जब फोड़ा फूटता है तो यह कृमि बाहर निकलता है। इसके पश्चात कुछ दिनों बाद फोड़ा सूख कर ठीक हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके गिनी कृमि रोग या नारू रोग। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि जो ये आपके संक्रामक रोग हमने कंप्लीट पढ़ लिए, जीवाणु जनित, विषाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित और हेलमिंथीज जनित। अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर आपके असंक्रामक रोग, यानी जो संक्रमण से ना फैले। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।